आज का हमारा टॉपिक XPS है और XPS के अंदर हम उसकी मुख्तलिफ स्लाइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, XPS के इक्विपमेंट के हवाले से या XPS स्पेक्ट्रा के हवाले से, और हम इसे क्यों किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। XPS के अंदर हम एक्सरेज़ को यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। फर्दर ऑन हम इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो आपको बाकी बातें और बेहतर समझ आएंगी। XPS के ऊपर मौजूद इंट्रोडक्शन की, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक यही है। इसके ऊपर आपके पास 3 स्लाइड्स मौजूद हैं और हम इसको ही डिस्कस करेंगे। XPS के बारे में पहले हम एक बात कर लेते हैं कि XPS हम क्यों पढ़ते हैं। XPS हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी भी सतह की सरफेस को जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम उसकी सतह को जानेंगे, उसके सरफेस स्ट्रक्चर को जानेंगे तो ही हम उसमें बदलाव करके, कोई तब्दीली कर हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे के तौर पर आजकल आपको पता हो या पता नहीं ना पता हो कि एक तरह की सरफेस इस्तेमाल की जा रही है जो कि आजकल घरों में इस्तेमाल करते हैं चूहों वगैरह को पकड़ने के लिए। जब चूहे उसके ऊपर सरफेस के ऊपर आते हैं तो वो वहीं पर रख कर वहीं पर ठहर जाते हैं, फिर वो आगे नहीं जा पाते। तो उस तरह की सरफेस क्रिएट हो रही हैं, या आजकल कार के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ तरह की सरफेस क्रिएट होती हैं जिसके रंग बदलना शुरू कर देती है। तो ये सरफेस एनालिसिस हमें हासिल होता है, वो हमें XPS से ही या मुख्तलिफ तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हासिल होता है, जिसमें हम कुछ तब्दीलियाँ कर अपने मुताबिक उन सरफेस को हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हम फोटॉन्स को यूज़ करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया बम्बार्डमेंट के लिए कि सबसे पहले हम बम्बार्डमेंट कराएंगे तो वो फोटॉन्स की कराएंगे, और फोटॉन ही क्यों कराएंगे हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। XPS इज़ अ टेक्निक है टू सरफेस एनालिसिस ऑफ अ मटेरियल। किसी भी सरफेस मटेरियल को आप हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो टेक्निक हासिल करते हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो XPS टेक्निक है सरफेस एनालिसिस के लिए। और इसके अंदर आप देखेंगे फोटॉन्स को जो है वो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, और जैसे ही आप फोटॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे किसी भी एटम के ऊपर तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से इमिशन हासिल होगा, उसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू एक्साइट द मटेरियल बट इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एंड analysis. The penetration depth of photon in the material is much longer. अब यही वजह है कि आप फोटॉन को यूज़ करते हैं, क्योंकि फोटॉन की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, एंड वी एक्साइट अ ग्रेटर वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू AES। तो हम AES यानी कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए नहीं, हम ये वाला यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, और द एस्केप लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ शॉर्ट, और इसकी एस्केप लेंथ भी बहुत शॉर्ट होती है। एस्केप लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन की एस्केप लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सरफेस आर डिटेक्टेड। तो यानी कि जो एक एटम था उसके ऊपर आया यहाँ पर फोटॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा क्योंकि उसकी एस्केप लेंथ बहुत ही कम होती है। XPS allows us to gain information about the occupied electronic स्टेट फॉर द सरफेस। हमें ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक सरफेस की स्टेट्स के हवाले से बताता है कि कितनी ज़्यादा जो है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसकी क्या कन्फिग्रेशन है और किस तरह से वो वर्क करने वाला है, जिसके हर एटम की अपनी कन्फिग्रेशन होती है। तो उस हवाले से भी हमें ये इन्फॉर्म करता है। इसकी दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि हम जो है द फिज़िकल बेस ऑफ टेक्निक इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, आपने नोट तो कर ही लिया होगा कि जब ये इस तरह से हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स का निकलने के बारे में, तो एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को भी हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इसका जो मेन कोर है ना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। उसके अंदर हम मुख्तलिफ, अच्छा, और ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक्सरे यूज़ कर सकें, हम UV रेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मगर UV रेज़ हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, क्योंकि वैसे मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ। UV रेज़ को इस्तेमाल करने का ये नुकसान होता है या ये हमें फ़ायदा नहीं होता कि इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रखता है, तो इसीलिए ये ऊपरी सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, अंदर तक नहीं जा पाता। जबकि एक्सरेज़ जो है वो कोर तक जाती हैं, इसलिए हम एक्सरेज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात की हुई है कि फोटॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द एटम मटेरियल रिलीज देयर एनर्जी टू देम, एंड द एटम रिलीज एक्सेस एनर्जी एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वही जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसके बाद हम जो है एनर्जी जो एटम जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ज़रिए से हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और स्पेक्ट्रम हमें एनालिसिस करता है। प्रीवियस में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने पढ़ना था कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि हम XPS को के अंदर जो है वो आपको एक्सरेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, UV रेज़ को क्यों यूज़ नहीं करते। पर उसके लिए भी हम पहले ये देख लेते हैं कि UV रेज़ को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो UV रेज़ को कहते हैं, इस्तेमाल करने के बाद इस टेक्निक का नाम हो जाता है UPS। घर का UPS नहीं है ये वैसे इस टेक्निक का नाम UPS है। और एक्सरेज रेंज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ द
इसका नाम पड़ेगा एक्सपीएस, और एक्सपीएस का दूसरा नाम होता है ESCA। अब ये भी पेपर में आ सकता है कि ESCA क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर अ केमिकल एनालिसिस। अच्छा, ये मैं बताता हूँ इसे क्यों कहते हैं, बट बात ये हो रही है कि इसके दो नाम होते हैं, और क्योंकि एक्सपीएस के ज़रिए आप केमिकल नेचर भी मालूम कर पाते हो किसी भी मटीरियल की, कि भाई इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम केमिकल एनालिसिस भी रखा हुआ है। द एक्सपीएस टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सरफेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इवेल्युएट द कंटामिनेशन फॉर द सरफेस, ये आपको उतनी ज़्यादा एवेल्यूशन देता है, उतनी ज़्यादा डिटेल बताता है। उसके बाद एनालिसिस द डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड सरफेस स्टेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आपको कन्फिग्रेशन बताता है, यानी ऑक्यूपाइड स्टेट्स कितनी है कितनी नहीं है, तो उसकी फिर अलग अलग रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। और सेंसिटिविटी इज़ मच बेटर रिस्पेक्ट टू AES, क्योंकि ये AES से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। खैर, ये मैं आपको बताने वाला था कि हम इसके अंदर अल्ट्रावायलेट को क्यों यूज़ नहीं करते। फ्रॉम अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक की एक बात हम कर रहे थे कि अगर आप नोट करें तो हम UPS को इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जबकि XPS की इलेक्ट्रॉन एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जबकि 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बहुत ज़्यादा होती है। मीन टू से दैट कि जब तक हम कोर के बारे में जानना चाहेंगे तो हम XPS को यूज़ कर सकते हैं, UPS को हम यूज़ नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल हमारे घरों में UPS कुछ कम ही यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। खैर, बाहर ये वाले से मैं आपको बताना चाहता था कि हम UPS और XPS को क्यों यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास जो एक्स रेज़ फोटोन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका हम दूसरी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो ही गया है इस बात को जानने के बाद कि कैसे ही एक एटम होता है और उसके अंदर उसके कोर न्यूक्लियस होता है, और कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर से आती है एक फोटोन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन से टकराती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इस आने के अमल में, इलेक्ट्रॉन को टकरा कर निकल जाने के अमल को हम लोग फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी कहा करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर हम इसके मुख्तलिफ नाम इसको हिस्से दे देंगे। जैसे कि यहाँ से एक अगर फ़ोटोन आता है और इंटर होता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक्साइटेशन। और अंदर जो अमल होने वाला है उसको हम यूज़ करने वाले हैं प्रोपिगेशन, और जैसे ही वो इमिट होगा उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इमिशन। इन तीन हिस्सों में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हमने डिवाइड किया है, और उसके ऊपर हमारे पास 9 स्लाइड्स हैं टोटल, और हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चले आएँ इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्या क्यों हम पहले डायग्राम को डिस्कस ना करें? चलें देखते हैं। मैं आपको डायग्राम के हवाले से थोड़ी सी बताता हूँ। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके सामने एक यहाँ पर मिसाल लो, ये न्यूक्लियस है यहाँ, और ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन जो कोर के बहुत करीब होते हैं। ये हो गया आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, K, L1, L2, L3। अब यहाँ से आया फोटोन टकराया किससे? कोर इलेक्ट्रॉन से। कोर इलेक्ट्रॉन से क्यों टकराया? क्योंकि उसकी एनर्जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कोर इलेक्ट्रॉन से जैसे वो टकराया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद कोई ख़ास डिस्टेंस को कहते हैं वैक्यूम, यानी देखिए ना, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस में कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये एक ख़ास प्लेस जहाँ से वापस लौट कर नहीं आ सकता, उसे कहते हैं वैक्यूम, कि भाई ये वैक्यूम में चला गया। ओके, तो इस डायग्राम से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ वाज़े तौर पर कि कैसे एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इस अमल को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैक्यूम के अंदर वो चला गया है, और फिर यहाँ पर वो खाली एक होल छोड़ गया है। ओके, और फिर यहाँ से जो मौजूद निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करते हैं, और हमें पता चलता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसकी एनर्जीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। खैर, अब हम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस में आपको इस हवाले से बता ही चुका हूँ कि कैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनिशियल स्टेट में वो एंटर करेगा, दूसरा वो जो जाके प्रोपेगेट करेगा, यानी एक्साइट करेगा एटम को, इलेक्ट्रॉन को, और फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। 3 पॉइंट्स मैं आपको बार बता चुका हूँ। तो यही 3 मॉडल कहलाता है, 3 स्टेप मॉडल होता है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि इसके 3 स्टेप्स को यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है बाकायदा तौर पे कि किस तरह से वो किस स्टेप्स में चलेगा। खैर, द स्टेप्स आर नॉट ओनली इंडिपेंडेंट बट दिस अप्रॉक्सीमेशन अलाउ अ सिंपलर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोसेस। ये स्टेप्स जो है ना ही इंडिपेंडेंट होते हैं बल्कि अप्रॉक्सीमेशन भी अलाउ करते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोसेस के बताते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप कितने सिंपली काम कर रहे होते हैं। खैर,
हमारे पास नेक्स्ट मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि किस तरीके से एक्साइट होगा, और इस डायग्राम को भी मैंने अभी आपको समझाया है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एक्साइटेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन, एब्जॉर्प्शन होगा फोटोन का, एंड ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन कोर लेवल टू द हायर वन, कोर लेवल टू द हायर वन। और एनर्जी कंजर्वेशन जो अब गिव होगी वो आपके फार्मूला होता है ई बराबर है एच वी माइनस ई बी। अच्छा, ई बी क्या है? ई बी होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी के वाले से बात कर रहे हैं, यानी कि एक एटम जो होता है, एक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही उसके ऊपर बाहर से कोई फोटोन आएगा, कोई एनर्जी का पैकेट आएगा, तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इस फोटोन को निकाल के जा सके। तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझ आता है कि बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तो ही वो निकलेगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी तो वो नहीं निकलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी और एच वी, समझ आ रही है? जब इससे वो माइनस कर देगा, इस बाइंडिंग एनर्जी को वो निकाल देगा, यानी उस एनर्जी को तोड़ देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगी एनर्जी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि यहाँ पर एच वी खाली क्यों नहीं है और ई बी यहाँ पे क्यों है। ई बी इसलिए है क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है और ये हमें बाइंडिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन देगी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी के हवाले से, कि भाई बाइंडिंग एनर्जी को वो ख़त्म करेगा आने वाला फोटोन, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तभी वो एक्साइट करेगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि क्यों जो है वो हम बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, यूवी रेज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे एक्स रेज़ को। तो वो हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक्सपीएस के अंदर हम लोग जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन, या 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो खैर बहुत ज़्यादा होगी। जबकि हम ये भी जानते हैं कि जब हम अल्ट्रा वायलेट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो 60 EV से भी कम होती है। तो किस तरह से वो एक्साइट कर पाएगी, आप देखें यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि वो आई है एनर्जी और वो बाहर से ही चली गई है, कई बार तो एक्साइट ही नहीं करवा पाई। तो आप देखें इस डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पर यूज़ किया है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद हमें तो सही तरीके से एक्साइटमेंट भी आप नज़र नहीं आ रही है, इमिशन नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। खैर बहरहाल अगला टॉपिक हमारे पास, अगली जो स्लाइड हमारे पास सामने आने वाली है वो इस ग्राफ की है। आप इस ग्राफ को बहुत गौर से देख सकते हैं, आपको इस ग्राफ में दिखाई देगी कुछ चीज़ें। देखा? अब आप देखेंगे कि शुरुआत में यूपीएस लिखा हुआ है, बाद में एक्सपीएस लिखा हुआ है, यानी कि अगर 60 EV से कम वाली एनर्जी आपको चाहिए और कम के अंदर आप चाहते हैं कि फोटो एमिशन हो, तो तब आप यूज़ कर रहे हैं यूपीएस। और आप देखेंगे कि ये ग्राफ बताता है कि यूपीएस का स्लोप कुछ इस तरह से होगा और एक्सपीएस का स्लोप में बता रहा है कि ये हमें हासिल हुआ है हाई एनर्जी से, तो इसलिए इसका स्लोप हमें कुछ इस तरह से हासिल हुआ है। और यही वो हमारे पास ग्राफ होता है जो डिटेल बताता है कि कैसी होगी सरफेस स्ट्रक्चर और किस तरह से वो डिवाइड होगा, किस तरह से नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सरफेस स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए, सरफेस इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसका ग्राफ हासिल करना होता है। तो ये वो ग्राफ होता है जो इलेक्ट्रॉन के हासिल करने के बाद डिटेक्टर हमें देता है। खैर हम इसके आगे फर्दर स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ पहला ही उसका पार्ट चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? एक्साइटेशन। अब हम प्रोपिगेशन के हवाले से बात करने वाले हैं कि रीड दिस प्रोपिगेशन स्लाइड अगेन, एंड हम इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे और फिर आपको थोड़ी सी डिटेल भी इसके अंदर मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा। खैर देखते हैं, मैंने अभी तक आपको ये समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक फोटोन इंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइट होना शुरू हो जाएगा, और एक्साइट होगा इस वजह से हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर मैंने कहा था अंदर जो प्रोसेस होगा उसको प्रोपिगेशन कहेंगे। अंदर जो प्रोसेस का क्या मतलब है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बिल्कुल ही आसानी से बाहर आ जाएगा? नहीं, वो अंदर ना मूवमेंट शुरू करता है, इस तरह से कोई ना एक्साइट होना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है वो बाकी के अपने पॉइंट से भी टकराएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, और तो इस तरीके के अमल को कहते हैं प्रोपिगेशन, जिसमें वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से या लैटिक्स पॉइंट से टकरा रहा होता है। जिसके एक NaCl का लैटिक होता है, हम जानते हैं कि उसका लैटिक किस तरह से बन रहा होता है, तो वो अपने बाकी लैटिक्स पॉइंट से टकरा रहा होता है। जब वो अपने बाकी लैटिक्स पॉइंट से टकराएगा तो उस अमल को कहते हैं प्रोपिगेशन। अब जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एटम जब किसी साथ वाले से टकराएगा, फिर उधर से टकराएगा, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? लूज़ होती जाएगी। जब एनर्जी लूज़ होती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने पहले हमें देनी थी, जो हमें पीक उसने पहले ग्राफ में देनी थी, लेकिन वो पीक हमें वो नहीं देगा, तो हमें वो करंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिलेगी। मीन हमें ये समझ आया इस बात से कि जब भी हम प्रोपिगेशन
तो अभी तक हमें ये समझ आया कि फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रोपिगेट थ्रू द सॉलिड बिफोर रीचिंग द सरफेस, यानी कि सरफेस पे निकलने से पहले वो अंदर क्या करता है, प्रोपिगेट करना शुरू करता है। दे आर सब्जेक्टेड टू इनलास्टिक स्कैटरिंग। इनलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है कि किस तरह से जब वो एनर्जी वो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर रहा होता है, तो उसके अंदर से एनर्जी का रिलीज़ हो रहा होता है, एनर्जी उसके अंदर से रिलीज़ हो रहा होता है। तो दे आर सब्जेक्टेड टू द इनलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ लूजिंग अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी। जब वो एनर्जी को लूज़ कर रहा होता है तो उस वक्त इनलास्टिक स्कैटरिंग हो रही होती है। अब इनलास्टिक स्कैटरिंग नतीजे में दो तरह की स्कैटरिंग आपको नजर आएंगी, वहाँ होगी इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग और इलेक्ट्रॉन प्लाज्मॉन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन वार्म इलेक्ट्रॉन एंड लैटिक फोनॉन्स। जब लैटिक फोनॉन्स और वार्म यानी कि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्लाज्मॉन स्कैटरिंग भी होती है। स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन लूज एन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो अपना एनर्जी को खोते हैं, कम हो जाती है, तो उनके अंदर की जो पीक हमें हासिल होने वाली होती है वो पीक हमें हासिल नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी एनर्जी को भी डिम कर जाते हैं। स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूस बैकग्राउंड इन द स्पेक्ट्रम। अब देखें जो स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टकराने के बाद जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंटिन्यूस बैकग्राउंड इन द स्पेक्ट्रम, तो आपको स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूटी नज़र आ रही होती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपको यहाँ नज़र आएगा, ये देखें, अब ये देखें कंटिन्यूटी नज़र आ रही होती है, कंटिन्यूटी नज़र आ रही है ना, ये कंटिन्यूटी है, यहीं पे फिर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी दिखाते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ओके, continuous background in the energy spectrum which is called true secondary background। इसको आप true secondary background भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कि अगर फिर इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते ही नहीं कि हमें ऐसी बात है अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ही करीब से हासिल होगा तो हम फिर किस तरीके से हम उसकी डिटेल्स को हासिल करेंगे। तो डिटेल्स हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका फ्री पाथ को कम कर देते हैं। फ्री पाथ क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है और ये इसकी सरफेस है, अगर हम इसके इस डिस्टेंस को कम कर दें, यानी कि वो डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, अगर उसको हम कम कर दें तो उसको कहते हैं फ्री पाथ को कम कर देना। तो ये फ्री पाथ अगर कम हो जाए तो हमें स्कैटरिंग यानी कि मसला ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन विल रीच द वैक्यूम विदाउट स्कैटरिंग कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द मेन फ्री पाथ। वो मेन फ्री पाथ तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर पर डिपेंड करता है, और क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन पर डेप्थ करता है कि वो डायरेक्शन आप कौन सी मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर आप उसको यूँ मूव करें तो बहुत लंबा पाथ हो सकता है यहाँ से पाथ कम हो, तो वो भी एक डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। द प्रोपिगेशन टू द सरफेस इज डिस्क्राइब इन अ सिंप्लीफाइड वे बाय ट्रांसपोर्ट प्रोबेबिलिटी। और ये बात नज़र आपको आ गई, ये फार्मूला, इस फार्मूले में आपको नज़र आ जाएगा कि देखें लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी, के यानी कि इलेक्ट्रॉन वेक्टर, और डी यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है। हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। आपको बताया था कि मेन फ्री पाथ जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का होता है कि वो वैक्यूम तक पहुंच सके बगैर स्कैटरिंग किए हुए। यानी बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन से स्कैटर कर रहा होता है, यानी कि टकरा रहा होता है, कोलाइजन कर रहा होता है। तो इस कोलाइजन करने से पहले का जो फ्री पाथ होता है उसको कहते हैं मेन फ्री पाथ। अगर ये कोलाइजन नहीं होगी और ये आउटर सरफेस यानी बाहर निकल गया सरफेस से, तो इस सरफेस के वैक्यूम तक जाने तक बगैर स्कैटरिंग किए यानी बगैर किसी से टकराए, तो जो पाथ होगा उसको भी क्या कहेंगे, फ्री पाथ ही कहेंगे। मेन फ्री पाथ वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पर हमारे पास वेव वेक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, या क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि कैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी है और ये मेन फ्री पाथ है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के ज़रिए आप मेन फ्री पाथ को कोशिश कर सकते हैं कि वो कम हो या ज़्यादा हो। खैर कोलिजन अगर ना हो तो वो कितना ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, अगर कोलिजन थोड़ा सा करीब में हो जाए तो वो पाथ कम भी हो जाएगा। खैर ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि किसी भी कन्फिग्रेशन एटम की कितनी होती है। मेन फ्री पाथ जो है वो फंक्शन है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, और ये इंडिपेंडेंट मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि मटेरियल कौन सा है, वो उसके जो कन्फिग्रेशन डिपेंड कर रही है। कन्फिग्रेशन में अगर वो करीब एटम इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो हो जाएगा, टकरा जाएगा, टकराने के बाद उसका फ्री पाथ कम हो जाएगा। यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर करीब इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो हैवी एटम है बहुत उसके अंदर, तो फिर उसका मेन फ्री पाथ कम होगा। अगर वो नहीं है, दूर है, तो उसका मेन फ्री पाथ ज़्यादा होगा। खैर यहाँ पर एक बात की गई कि प्लाज्मॉन वेव की अगर आप एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जाती है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ टिपिकली इन द रेंज ऑफ 5 से 20 A0। यानी कि ये जो एनर्जी आपको मिल रही है वो 5 से 20 के दरमियान में होती है। लैम्डा फ्री पाथ को ज़ाया कर रहा होता है। अच्छा जी,
तो अगर आप इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लाएंगे तभी आई थिंक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्साइटेड एट द डेप्थ ग्रेटर देन लैम्डा, अगर आपके पास उसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा होगी तो ही वो एक्साइट होगा, आर स्कैटर एंड लूज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओरिजिनल एनर्जी। दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बात समझ आ जाए। इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होते हैं एट द डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन लैम्डा आर स्कैटर, अगर वो इससे ज़्यादा, यानी ये इसको मेन फ्री पाथ की बात हो रही है ना लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ज़्यादा, वो कहा कि जो मेन फ्री पाथ है वो अगर आपके पास रेंज है 5 से 20 A0 की, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हैव बीन एक्साइटेड, वो इससे इतना एक्साइटेड हो एट द डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन लैम्डा, उसकी लेंथ लैम्डा यानी उसके मेन फ्री पाथ से ज़्यादा उसकी डेप्थ जो है ना वो एक्साइटेड हो, आर स्कैटर, तो वो स्कैटर करता है। जैसे स्कैटर करेगा तो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो लूज़ कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्कैटर करना शुरू करता है वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन लैम्डा हो। अगर ग्रेटर देन लैम्डा नहीं है तो वो बगैर स्कैटर किए निकल जाएगा। एक्सपीएस इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन आर सरफेस सेंसिटिविटी, वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ थिन लेयर बिफोर द सरफेस। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ से ये फोटोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये और ये इलेक्ट्रॉन का निकलना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लैम्डा की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर डेप्थ की, कि अगर तो डेप्थ जो है वो इससे ज़्यादा है तो बगैर स्कैटर किए नहीं निकल सकता, वो स्कैटर करेगा। अगर डेप्थ इससे कम है तो वो स्कैटर नहीं करेगा, वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा। तो कोशिश की जाती है कि इससे कम डेप्थ वाले के साथ ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए। ओके, ये देखें, ये जो डेप्थ है ना ये 5 से 20 A0 से कम है, तो ये निकल गया बगैर किसी भी परेशानी के। बट इसकी डेप्थ क्योंकि ज़्यादा है तो ये लाजमी बात है कि ये अपने साथ वाले से जाके टकराएगा तो फिर इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो चुकी होगी। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जिसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर हो जाएगी मेन फ्री पाथ से, हम उसको स्कैटर किए बगैर नहीं निकाल सकते, उसकी इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी और फिर वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी के अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो इससे डेप्थ कम हो उसको निकालें। ओके, Now we are on the last slide of this topic which is emission, and emission के अंदर से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करता है तो उस अमल को इमिशन कहते हैं। तो इमिशन स्टेप कंसिस्ट इन द प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोपिगेशन हो रही है वो अब ख़त्म होने को है टू द वैक्यूम। अब वो वैक्यूम की तरफ चली गई है, वो इलेक्ट्रॉन अब वैक्यूम की तरफ चला गया। वैक्यूम में बता चुका हूँ कि वो प्लेस जहाँ से वो आउटर निकल जाता है बाहर, वापस नहीं आ सकता, थ्रू द मटेरियल सरफेस। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं इमिशन। और यहाँ पर हमें जो सिमेट्री हासिल होती है वो होती है ट्रांसलेटरी सिमेट्री। अब ट्रांसलेटरी यहाँ पर आपको दो वेव वेक्टर्स की बात हो रही है, एक एक्सटेंड होने वाला जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी सिमेट्री, और जो अंदर जब वो था तो उसकी सिमेट्री, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस सिमेट्री को कहते हैं ट्रांसलेटरी सिमेट्री, के निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की का वेव वेक्टर और जब वो इनसाइड था तब उसका वेव वेक्टर, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये KEXT है और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ना ये वेव वेक्टर है इनसाइड का, ये और ये इनकी डायरेक्शन अब तकरीबन पैरेलल होने वाली है। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी सिमेट्री होगी इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द सरफेस रिक्वायर कंजर्वेशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव वेक्टर्स। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फाइनली हमारे पास अब आपको हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सप्रेस इक्विपमेंट का मतलब होता है वो आलात जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ये चीज़ें होने वाली हैं। लाइट सोर्स हम लेंगे, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए लाइट सोर्स, एक्सरे वगैरह हम लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एनालाइजर्स लेंगे। अब एनालाइजर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के इसमें आपके हम डिस्कस हो गए, एक होंगे हेमिस्फेरिकल और एक होगा सिलेंड्रिकल। तो दोनों जो है वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे और फिर हमें उसकी डिटेल्स हासिल हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में कुछ कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। वैक्यूम बहुत हाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। मेन फ्री पाथ कैसा होना चाहिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह से हमें उसे डिस्चार्ज से प्रिवेंट करना है, उसकी लाइन विड्थ कितनी रखनी है और मोनोक्रोमेटर्स को हमने यूज़ करना है, ये इसकी कंडीशन है। सबसे पहले आप यहीं पे इसे याद कर लेंगे ना, आपको अगला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ होना है। सबसे पहले हमने लाइट सोर्स यूज़ करना है, दूसरा एनालाइजर कितने तरह के हो सकते हैं, हेमिस्फेयर और सिलेंड्रिकल। तीसरी क्या चीज़ है, डेटा कलेक्ट।
ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्या कंडीशंस के हमारे पास वैक्यूम कंडीशन हो सकते हैं, मेन फ्री पाथ, प्रिवेंट डिस्चार्ज ट्यूब, और उसके अलावा लाइन विथ और मोनोक्रोमेटर्स, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एक्सपीएक्स इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स एक्सरे ट्यूब हो सकती है या दूसरी यहाँ ट्यूब्स वगैरह जिक्र की हुई हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए एनालाइज़र यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए दो एनालाइज़र यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हेमिस्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। हेमिस्फेरिकल कुछ इस तरह का होता है ना, इसके अंदर यहाँ पर कुछ इसकी प्लेट्स होती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो लाइट को एक एंगल पर रिजॉल्व करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हेमिस्फेरिकल के अंदर ये शेप ना कुछ ऐसे होती है, यू शेप, यहाँ से लाइट होती है इंटर और यहाँ से निकलती है। अब आप देखिए तो एंगल जो है ना, वह ख़ास किस्म का रिजॉल्वेशन वगैरह काम हो रहा है, एंगल जो है ना वो बनाया जाता है, तभी वो निकलती है यहाँ से लाइट। तो हेमिस्फेरिकल एनालाइजर के अंदर आप देखेंगे कि एंगल रिजॉल्व टेक्निक्स जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ हो रही हैं, जबकि सिलेंड्रिकल जो है उसके अंदर यूज़ नहीं होती। मेन डिफरेंस यहाँ पर आप यही जिक्र करेंगे कि यहाँ पर होने वाला एनालाइजर दो तरह के यूज़ होते हैं, एक होता है हेमिस्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल। हेमिस्फेरिकल के अंदर एंगल रिजॉल्व का जिक्र नहीं होता क्योंकि वहाँ पर एंगल्स का जिक्र इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन सिलेंड्रिकल में होता है, इसलिए यहाँ पर एंगल की ज़रूरत होती है या नहीं होती। उसके बाद डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसके हवाले से डिटेल्स वगैरह देते हैं। अब हम आ जाते हैं कंडीशंस के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम, तो यहाँ 10⁻⁻8 MBR, यानी कि इतनी ज़्यादा आपको हाईली वैक्यूम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हाईली वैक्यूम नहीं रखेंगे तो वो बाहर से उसको कोरिजन हो जाती है, तो उसको कंटामिनेशन रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, बाहर की इन्वायरमेंट से बचाने के लिए आपको हाई वैक्यूम रखना होता है ताकि आप सरफेस को सही से एनालिसिस कर सको। मेन फ्री पाथ के अंदर आप एक्सरे फोटोन ट्रैवलिंग, अब मेन फ्री पाथ आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वो इंक्रीज़ कैसे होगा कि जो पॉइंट से अब यहाँ से आप एक्सरे मारने वाले हैं इसके ऊपर ना, मेटल के ऊपर, तो अब एक्सरे फोटॉन्स ट्रैवलिंग टू द सैंपल, एक्सरे के जो सैंपल तक ट्रैवल करेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम सैंपल टू डिटेक्टर, फिर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक ट्रैवल करेगा। अब देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मेन फ्री पाथ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद प्रिवेंट करेंगे इसे डिस्चार्ज होने से, और वो कैसे करेंगे कि क्योंकि आप ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द चैम्बर एटमॉस्फेयर प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज होने से इसे बचाएं, यानी इसके अंदर आप आइंस बन जाएं और फिर आइंस बनने के बाद इसके अंदर डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाए, तो उससे आपको इसे महफूज रखना पड़ेगा, तो प्रिवेंट करना पड़ेगा डिस्चार्ज फॉर्मेशन से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, तो हो गया है स्लाइड नंबर, ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि एक्सरे ट्यूब्स इमिट करती हैं रेडिएशंस। क्यों करती हैं रेडिएशंस को इमिट, सवाल आ जाता है। एक्सरे ट्यूब्स इमिट रेडिएशंस, वाई? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट ऑफ एन एनोड यूजली मेड ऑफ Mg और Al, यानी मैग्नीशियम और एलुमिनियम का एनोड बना हुआ होता है। अब इनके एनोड की वजह से एक्स रेज ट्यूब्स जो होती हैं वो रेडिएशंस को इमिट करती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। द इमिशन लाइंस आर डिटरमाइंड बाय द एनोड मटेरियल, और इनकी इमिशंस की जो लाइंस होती हैं, जो इमिशंस ये देखिए जो लाइंस आपको मिल रही हैं, ये एनोड से ही आपको हासिल होती हैं। इन पिक्चर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ Pb एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम ट्रांसलेशंस, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हासिल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ये सवाल है और यहाँ पर एनोड का जिक्र किया हुआ है कि एनोड से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लाइन विद ऑफ एक्सरे, अब ये देखें कितनी एक जो ना एक रे आ रही है और दूसरी, इसके दरमियान में कितना फासला होना चाहिए, ये जो फासला है ये एक लाइन विद कहला जाती है। और इसके अलावा ये देखें लाइन विद ऑफ एक्सरे एडिशन आर ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ MeV, और इसके अलावा ये भी एक विद हो जाती है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो ये सेवरल हंड्रेड MeV की होनी चाहिए ताकि वो सैंपल्स पे पड़ सके। और लाइट कैंसिल होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दे इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल रिक्वायर टू यूज़ मोनोक्रोमेटर्स, अगर आप मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। और कंटेनिंग आ क्रिस्टल लाइन मिरर एज आ डिस्पर्सिव एलिमेंट, समझ आ गई ये बात की यहाँ तक? यानी क्वेश्चन अगर यहाँ पर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाहर। जैसे कि मैंने आपको बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी हासिल होते हैं। जिसमें से एक ये भी है कि द सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो आपको हासिल होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको देती है वेवलेंथ का। उसके अलावा 100% पोलराइजेशन इन द
प्लेन ऑफ द रिंग में हासिल होती है, हाई डिग्री ऑफ कॉल्यूमिनेशन होता है। उसके अलावा मोनोक्रोमेटिक मेटर इज़ यूज टू ऑब्टेन डिज़ायर स्पेक्ट्रम रेजोल्यूशन। अगर आप डिज़ायर स्पेक्ट्रम रेजोल्यूशन हासिल करते हैं, जिस तरह भी आपका दिल करता है, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा रेजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रम हासिल हो, तो आप जो है वो मोनोक्रोमेटर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, वापस हम आ जाते हैं। हमने बात की थी एनालाइज़र के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि किसी के अंदर एंगल जो था वो यूज़ हो रहा था, मगर दूसरे में एंगल का यूज़ नहीं हो रहा था। तो वो दूसरा वाला कौन सा था? सिलेंड्रिकल मिरर एनालाइज़र। ये इस तरह का होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कैसा होता है? ये ऐसा दिखता है, वो इस तरह की शेप में होता है, ये इस तरह की शेप में। इसमें ना दो मुख्तलिफ तरह के एनोड होते हैं, जिसका अपना अपना जो ना वो पोटेंशियल होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके अंदर जो है वो एक इमेज आपको हासिल होती है। खैर, इसके अंदर जो है इट इज़ सूटेबल इफ़ रेजोल्यूशन ऑफ द एमिशन एंगल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ इमेज एंगल्स। अस्सलाम वालेकुम। नाउ हमने अब लास्ट इसका पॉइंट डिस्कस करना है, जिसको कहते हैं एक्सपीएस स्पेक्ट्रा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने मुख्तलिफ तरीके से हम गुजर कर आए हैं। पहले इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया, इक्विपमेंट्स को स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमें स्पेक्ट्रा हासिल होने वाला है, जो हमें ग्राफ यानी कि इस तरह की डायग्राम्स हासिल होने वाली हैं, वो हमें क्या बताती हैं और हम उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर बहस करने वाले हैं। चलें जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेस स्पेक्ट्रा बताती क्या है जी। ये बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, कि कितनी इंटेंसिटी का वो इलेक्ट्रॉन था जो निकला, जिसे डिटेक्टर ने एक्सेप्ट किया। और ये कब आपको मिलता है? जब आपको इट इज़ मेजर द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय द डिटेक्टर। जब डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमने इससे पहले एक बात की थी, पता नहीं आपको समझ आई थी या नहीं आई थी, कि जब बहुत सारे एटम जो है वो स्कैटर करते रहेंगे बार बार, तो हमें रेडिएशंस जो हमें जो हासिल होंगी, जो हमें ग्राफ हासिल होगा, वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। याद है मैंने बताया था आपको? तो ये बिल्कुल वही वाली बात लिखी कि द एनर्जी पीक्स आर सुपर इम्पोज ओवर अ बैकग्राउंड। एक दूसरे के ऊपर पीक्स इम्पोज हो रही होंगी, सुपर इम्पोज, जैसे एक साथ साथ मिल रही होंगी। क्यों? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे थे। दे वर सब्जेक्टेड टू अ स्कैटरिंग प्रोसेस। जब स्कैटरिंग प्रोसेस हो रहा था बिफोर एग्जिटिंग द मटेरियल, यानी कि अगर वो मटेरियल के अंदर निकलने से पहले बहुत ज़्यादा आपस में टकरा रहे होंगे, स्कैटर कर रहे होंगे, तो उनकी जो पीक्स होंगी वो सुपर इम्पोज हो रही होंगी, और उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के वजह से होते हैं। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, ई के बराबर है एच वी माइनस ई बी माइनस थीटा। अब ये ई के क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। वो किसके ऊपर बराबर होती है? एच वी, यानी कि फोटॉन्स एनर्जी, जो एनर्जी बाहर से आके उसे टकराई। फिर इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी इन द एटम ई बी, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो तो निकल गई ना उसके अंदर से। अब बाकी कितनी बची? मटेरियल वर्किंग फंक्शन, उसके वर्किंग फंक्शन के लिए जो एनर्जी थी वो निकल गई। तो जो एनर्जी रिमेनिंग बच जाती है वो एनर्जी कहलाती है कि ये वो एनर्जी है जिससे हमें स्पेक्ट्रम हासिल होता है। एक्सप्रेस स्पेक्ट्रम आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ ई बी टू रिमूव द डिपेंडेंस ऑफ एच वी, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस एनर्जी से निकलेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? वो ई बी पे डिपेंड करता है कि कितना उसकी बाइंडिंग एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बाहर से हमें फोटोन चाहिए। अगर उस कम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो निकलेगा नहीं। इन सच अ वे इट पॉसिबल टू कंपेयर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन टू डिफरेंट एक्साइटेशन सोर्स। खैर, अब यहाँ पर जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो पीक्स हैं वो क्या बता रही हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैल्शियम की है, ये फास्फोरस की है, ये सिलिकॉन की है, ये एल्यूमिनियम की है, ये मैग्नीशियम की है, ये सोडियम की है। हर एक की जो है ना ये हमें बता रही है कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी बता रही हैं? केमिकल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द एक्सपीएस स्पेक्ट्रम। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सपीएस जो है वो आपको केमिकली भी इंफॉर्मेशन देती है, और इसी वजह से जो है मैंने आपको बताया था कि ये, इससे पहले अगर आपको याद होगा इन लास्टिंग स्कैटरिंग के बारे में हमने जब जिक्र किया था, तो तब भी मैंने ये कहा था कि ये हमें उसकी केमिकल नेचर के बारे में भी इंफॉर्म करती है। खैर, इसके बाद हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह के आपको ग्राफ्स दिखाए गए हैं, जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक कोर का दिखाया हुआ है कि ये देखें एटॉमिक नंबर के हिसाब से किस तरह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, किसके बाइंडिंग एनर्जी कम है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एक्सपीएस स्पेक्ट्रा जो है, अब एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि
ठीक है। निकल आई थिंक जो है ना उसकी रेडिएशन, जो एक्सरे रेडिएशन है, फोटोन एनर्जी 1.25 keV है। तो ये उसके सामने एक उसका ग्राफ बना कर बताया हुआ है और यहाँ से बताया हुआ है कि कितना जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी फोटोन की उसको इमिट करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट के अंदर हमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर है ना हमें एक थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया हुआ है। इस रिलेशनशिप में क्या बताया हुआ है? इस रिलेशनशिप में हमें बताया हुआ है कि किस तरह से एक्सरे एब्जॉर्प्शन और एक्सपीएस स्पेक्ट्रा का रिलेशनशिप है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये आपको जो ग्राफ हासिल हुआ है वो एक्सपीएस से हासिल हुआ है, फोटोन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम आपको हासिल हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हिसाब से, और ये आपको एक्स रेज के साथ हासिल हुआ है स्पेक्ट्रम। अगर आप देखें तो इनकी पीक्स एक लाइनर में है, दिखाई दिया। तो मीन टू से दैट कि हमें ये एक तरह का रिलेशनशिप पता चला कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इनके दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है बिटवीन एक्स रेज एब्जॉर्प्शन एंड एक्सपीएस स्पेक्ट्रा, कि एक्सपीएस से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है और हम एक्सरे से जो एब्जॉर्ब करते हैं, कोई एटम एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ उसने एब्जॉर्ब कर ली एक्स रेज, और एक समय स्पेक्ट्रा हासिल होता है एक्सपीएस से, तो उनमें क्या रिलेशनशिप है? तो इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और आप देख सकते हैं कि ये आपको बताना बेसिकली ये चाहना चाह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें एक्स रेज का शुरू से बहुत अहम किरदार होता है। ओके, अब हम बात करेंगे शिफ्ट के हवाले से, केमिकल शिफ्ट। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ नेबर केमिकल बॉन्ड डिटरमाइन द लोकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कोर। में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो अपने नेबर केमिकल बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर हमें बताती है कि कितना पोटेंशियल होती है, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नेबरिंग केमिकल बॉन्ड की ये हमें बता रही होती है कि किस तरह से उसका लोकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक ना एटम है, उसके साथ एक एटम है और उसने आपस में दूसरा इंटरेक्ट किया हुआ, उसके करीब से अगर कोई एटम गुजरेगा तो उसके ऊपर जो इफेक्ट उसका पड़ेगा वो पोटेंशियल का इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात बतानी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नेबर केमिकल बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड की नेबर जो कोई अगर बना हुआ है तो डिटरमाइन करती है कि लोकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कोर लेवल ऑफ एन एटम, के दूसरे एटम के कोर पर कितनी फोर्स पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, तो वो उससे अच्छा खासा उसको फ़र्क पड़ने लग जाता है। ये इसके अंदर से निकलने वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए केमिकली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ना एक्सपीएस से क्या मालूम कर सकते हैं? लोकेशन मालूम कर सकते हो। क्या? किसी भी मालिक्यूल में एटम कहाँ पर है वो मालूम करना हो, या फिर आपने मालूम करना हो किसी भी सब्सटेंस में एटम कहाँ पर है तो भी आप उसको मालूम कर सकते हो। तो ये दोनों लोकेशन मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लोकेट एटम इन अ मालिक्यूल फ्रॉम देयर कोर लेवल शिफ्ट, और लोकेट एब्जॉर्प्शन एटम ऑन अ सबस्ट्रेट, कि आप कहीं भी मालूम करना चाहते हो कि उसकी क्या पार्टिकल कंडीशन चल रही है, या उसका कोर लेवल कहाँ है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो उसके लिए आप एक्सपीएस को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास दो एग्जांपल्स मौजूद हैं। दो एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल आपके सामने मौजूद है यहाँ पर कार्बन कोर की, कि उसकी एनर्जी लिखी हुई है 291.2 EV जो है वो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है। और इसी तरह से डिफरेंट केमिकल सराउंडिंग फॉर कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल लीड टू द स्लाइटली डिफरेंट कोर लेवल एनर्जीज़। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल यहाँ पर सिलिकॉन की दी हुई है, जो कि ऑक्सीडाइजेशन के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है कि देखें सिलिकॉन में जैसे एकदम पीक आई है, उनका ये जो पीक है ये ऑक्सीडाइजेशन स्टेट की वजह से आई है। और बाकी ये उसने ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, उसने कहा है कि रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द फोटो इमिशन पीक विद द इंक्रीज ऑफ द SI ऑक्सीडेशन स्टेट, द ओरिजिन इज़ द पोजीशन ऑफ द फोटो इमिशन पीक ऑफ बल्क SI। खैर, अब आपको उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ आ गया होगा बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीएस के हवाले से काफ़ी सारी नॉलेज भी आपको मिली होगी, और ये है जिससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है यहाँ से हमारे पास ये स्लाइड्स उठाई गई हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम।